देखिए, अब हम अपना दूसरा ऑपरेशन समझते हैं। दूसरा ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली जब भी आप अगेन दो सेट्स को आप क्या करो, मर्ज करो। जब आप दो सेट्स को मर्ज करते हो और उन मर्ज के दौरान जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, लेट्स से सेट ए और सेट बी, इन दोनों में जो दो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, अगर उनका मैं एक सेट जनरेट करूं तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को मैं क्या कहता हूं? इंटरसेक्शन। समझ पाए आप? थोड़ा लिख के समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। लेट्स से ए इज माई सेट, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड बी इज ऑल्सो अ सेट जिसके पास एलिमेंट है 3 4 5 6। और जब मैं इन दोनों को क्या करूं? मर्ज करूं, तो मेरे को एक नया सेट मिलेगा विच इज सी। और उन दोनों में जो दो कॉमन एलिमेंट्स होंगे इन दोनों सेट्स के अंदर, उन एलिमेंट्स को मैं एक नए सेट में डालूंगा, उसको मैं क्या कहूँगा? उन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर हम देखें इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, बी में 3 4 और ए में 3 4, ये दोनों में क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो मैं लिख सकता हूँ सी इज 3 and 4, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, इस तरीके से, यू इंटरसेक्शन बी, और पढ़ते हैं हम इसे इंटरसेक्शन। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। थोड़ा अगर इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो लेट से ये मेरा क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, इस कॉमन पार्ट को मैं कैसे डिनोट करता हूं? ए इंटरसेक्शन बी। समझ पाए आप? वेन डायग्राम में आप इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म दिखाते हैं। अब हमने यूनियन भी देखा था। यूनियन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों का कॉमन और ए और बी का अलोन, ये मिला के हमारा जो बनता है, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। और जो दो दो और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो ये सिंपल इंटरसेक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब जैसे ये एक ऑपरेशन है तो इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि कितना फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है ये। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बाद उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कैसे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये कम्यूटेटिव है? तो हाँ, ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है कि आप ए और बी को ए इंटरसेक्शन बी करें और बी इंटरसेक्शन ए करें, बात सेम ही है। क्योंकि आप दोनों को जब मर्ज करते हैं तो मैटर नहीं करता कि आप पहले कौन सा दूसरा कौन सा, क्योंकि आप दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं है ना कोई। ये कलेक्शन ही है इस तरीके का है कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इस चीज़ में मैटर नहीं करेगा मर्ज करते वक्त कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्योंकि दोनों मर्ज हुए, दोनों के जो कॉमन है वो मैंने ले लिए, उसको मैं इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे कम्यूटेटिव तो फॉलो हो रहा है। एसोसिएटिव भी यहाँ पे सेम टू सेम, जैसे यूनियन फॉलो हो रहा था, इसमें भी फॉलो हो रहा है। एसोसिएटिव को भी ये फॉलो करता है। अब हम थर्ड देखते हैं, लॉ ऑफ, आपका नल लॉ कह सकते हैं आप इसे, या फिर लॉ ऑफ फाई। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि एक एम्प्टी, जब भी मैं सेट को किसी नल सेट के साथ मर्ज करता हूँ, मैं किसी सेट को जब नल सेट के साथ मर्ज करता हूँ तो दोनों में कॉमन क्या है? तो देखा जाए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? नल सेट। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? नल सेट, सेम एज। अब अगला देखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली अगर मैं कहूँ मेरे में और मेरे यूनिवर्स में क्या कॉमन है, क्या कॉमनैलिटी है दोनों में, तो देखा जाए तो मैं ही हूँ कि भाई मैं तो यूनिवर्स से ही निकला हूँ, और मेरे यूनिवर्स में क्या कॉमन है? मैं खुद। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। समझ पाए आप कि जब मैं यूनिवर्स के साथ अपने आप को मर्ज करूँ तो हम दोनों में कॉमन क्या होगा? मैं खुद। ठीक, सेम वे आइडेम्पोटेंट। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम किन्हीं दो सेट को मर्ज करें और वो दोनों सेट सेम सेट हों, चाहे हम यूनियन ले लें उनका, चाहे हम इंटरसेक्शन ले लें, तब भी मुझे सेम सेट ही मिलेगा। जब दोनों सेट सेम सेट हैं और उन पे यूनियन अप्लाई करूं तो मर्ज करके नया सेट क्या बना? सेम सेट। और इंटरसेक्शन अप्लाई करूँ, मैं दोनों में कॉमन देखूं तो सेट इटसेल्फ ही कॉमन होगा। वहाँ पे यूनियन के केस में डुप्लीकेसी हट जाती है, इंटरसेक्शन के केस में डुप्लीकेसी मिल जाती है। तो वही चीज़ है, इसीलिए आइडेम्पोटेंट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, पॉइंट है थोड़ा समझने वाला, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी, कि उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया था किस केस में
ए यूनियन बी अगर हो, कब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो सकते हैं? तो हमें पता है ये जब भी आइडेम्पोटेंट लॉ अप्लाई होगा तब ये हो सकता है, मतलब ए और बी को इक्वल होना होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आप इसे ध्यान से समझिएगा, जितने भी आपके सीबीएसई वाले क्वेश्चंस होते हैं, सीबीएसई हो गया या फिर आपके कोई भी बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के जब आपके क्वेश्चंस जो आते हैं तो बोर्ड का उन लोगों का प्रोसीजर क्या है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेरे को जो सोल्यूशन निकाल रहे हो A to Z स्टेप्स को आप बताते हुए निकालोगे, मुझे समझाते हुए निकालोगे, मतलब एक्सप्लेनेशन आपकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, कहीं से भी उसमें लूप होल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सेकंड से जब थर्ड स्टेप पे आए तो कैसे आ गए, वो आप समझाते हुए लिखेंगे हर एक स्टेप को। इसीलिए वहाँ पे आपसे सीबीएसई में मार्क्स किस चीज़ के मिलते हैं, स्टेप्स के, कि आप स्टेप्स पूरा करिए। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव मीन आपका जेई हो गया, सीयूईटी एग्ज़ाम हो गया जो कॉलेज के में एडमिशन्स के लिए होता है, और आपका एआई ट्रिपल ई को जेई बोला जाता है, और एडवांस। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब के अंदर ये लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको एक्सप्लेनेशन ना देके डायरेक्ट आंसर देंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे को बस किसी भी तरीके से अपने आंसर तक पहुंचना होता है। जो कॉमन स्टेप्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना, हम लिखते हैं x + y = 5, तो y उधर शिफ्ट करते हैं, तो वो मुझे दिखाना पड़ता है सीबीएसई में, लेकिन यहाँ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉमन चीज़ है, तो मैं अब इस चीज़ को स्किप करके आगे रिजल्ट तक डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो ये प्रोसीजर होता है किसका, आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है, क्या आपको एक्सप्लेन बाय रिटर्न लिखना है या आपको डायरेक्टली आंसर में एक्सप्लेन करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स होने चाहिए। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ये सीयूटी का एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये दिया, क्योंकि इसमें उनको लॉजिक जानना था। आप और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, ये लोग आपसे क्या नहीं मांग रहे, इन लोगों को पता है कि आप यार एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसलिए ये लोग क्वेश्चन को, टॉपिक को इतने अच्छे से पूछते हैं, टॉपिक की डीप नॉलेज के बारे में ये जानना चाहता है कि आप टॉपिक को अच्छे समझ पाए हो नहीं समझ पाए पढ़ते वक्त। क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से चले तो वो टॉपिक पे इतना फोकस ना करके वो फोकस करते हैं टॉपिक इजी कर लो बट एक्सप्लेनेशन अच्छी दो मुझे। जबकि जेई क्या कहता है, भैया टॉपिक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आसान मैं आपसे पूछ नहीं सकता, तो मैं आपसे टॉपिक की डिटेलिंग पूछ लूँगा, क्योंकि जनरली जब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं डिटेलिंग की ज़रूरत वहाँ पर भी होती है, बट वो लोग पढ़ाते इस तरीके से ज़्यादातर टीचर के आपको वो क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाते हैं, ना कि टॉपिक ओरिएंटेड। टॉपिक ओरिएंटेड होकर ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी दे पाओगे और किसी भी आप बोर्ड एग्जाम को भी दे पाओगे, क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है टॉपिक। आपका टॉपिक पे कमांड आप अच्छे से बनाइए, टॉपिक पे कमांड बनने से आपका क्या होगा, चीज़ अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और चाहें तो उसमें शॉर्टकट भी ले पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहें, लेट से मैं कहता हूँ यार मुझे एक बी जगह पे जाना है, मुझे एक जगह पे जाना है, लेट से उसका नाम ए बोल देते हैं, ए कोई जगह है, मुझे वहाँ जाना है। तो अगर मुझे वो चीज़ अच्छे से पता होगी तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा कि आप लेफ़्ट लीजिए, वहाँ से राइट लीजिए, फिर आपको वो चौक पड़ेगा, वहाँ से मुड़िए, ऐसे करके आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। वहीं पे अगर आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है वो भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ पता है इसलिए आप दोनों एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं पता तो आप दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, आप एक पर्टिकुलर के हिसाब से जाओगे तो पर्टिकुलर ही दे पाओगे। इसीलिए ज़रूरत है हमको टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि टॉपिक मुझे समझ आ गया उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं किसी भी तरीके से आंसर कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ भी और विदाउट एक्सप्लेनेशन भी मैं डायरेक्टली आंसर तक जा सकता हूँ। समझ पाया आप इस चीज़ को? थोड़ा सा मोटिवेशन वाला हो गया, बट कोई नहीं। ये हमारा बेसिकली क्या था, किस तरीके से इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन आपका आइडेम्पोटेंट लॉ लगाया जाता है। अब देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझने के लिए सबसे पहले यार एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में नॉर्मल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं ना ए बी प्लस सी, इसको हम नॉर्मली लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी। अब देखिए इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो आप चीज़ समझे ये बोलनी क्या चाहती है, स्टेटमेंट बोलना क्या चाहती है, ज़रा ध्यान से देखिए। इस स्टेटमेंट का मतलब है
कि आप सबसे पहले B को C के साथ एडिशन परफॉर्म करिए, उसका जो रिजल्ट होगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करिए, देन जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब पहले ये क्या कहना चाह रहा है कि B प्लस C को रिजल्ट निकालो, उसको बाद A को आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्योंकि आपने याद कीजिए जब नंबर सिस्टम में एक रूल पढ़ा होगा BODMAS, तो BODMAS एक्चुअली प्रायोरिटी बताता है कि ब्रैकेट की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी एक इक्वेशन के अंदर या किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ब्रैकेट को। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर पहला ऑपरेशन क्या हो रहा है? प्लस। तो हम पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब एडिशन पहले करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता अगर एडिशन परफॉर्म करना, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और A को C के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों के रिजल्ट को एडिशन परफॉर्म करते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आता है। इस पूरी चीज़ का और इस पूरी चीज़ का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ने क्या किया? एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेम एज हमारे सेट्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अगर A इंटरसेक्ट हो B यूनियन C के रिजल्ट के साथ, B और C के यूनियन के रिजल्ट के साथ A का इंटरसेक्शन अगर मैं करूँ, तब वो किसके बराबर होगा? तब मतलब बेसिकली मैं अगर यूनियन को पहले वो ना दे के प्रायोरिटी, मैं इंटरसेक्शन को प्रायोरिटी देना चाहूँ, तब मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि आप क्या करिए, A इंटरसेक्शन B करिए, उसके रिजल्ट को यूनाइट करिए A इंटरसेक्शन C के रिजल्ट के साथ। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन के ऊपर, तो इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। समझ पाए आप इस चीज़ को? तो ये था बेसिक आपका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जो कि हमारी चौथा ऑपरेशन है डिफरेंस, जो कि माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? थोड़ा मान लेते हैं कोई एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट है B जिसके पास एलिमेंट हैं 3 4 5 6। अब मैं कोई एक सेट होगा C जो जनरेट होगा A माइनस B से। अब जैसे देखिए नंबर सिस्टम में हम करते हैं ना 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 5 में से 3 को हटा रहे हैं। सेम एज इसी तरीके से थोड़ा हम सेट में क्या करते हैं, जब मैं A माइनस B लिखता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? A में से जो B के एलिमेंट है उनको रिमूव कर रहा हूँ। अब जो लेफ्ट एलिमेंट है उनका जो एक सेट बनेगा उसको मैं कहता हूँ A माइनस B। थोड़ा इसको आप समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तब आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स से ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट A और ये हो गया मेरा सेट B। इन दोनों सेट में ये वाला जो पार्ट है येलो लाइन, येलो वाला, ये मेरा है A का अलोन पार्ट जिसमें सिर्फ A अलोन है, और ये वाला जो मेरा पार्ट है ब्लू लाइन से, ये मेरा वो पार्ट है जिसमें B अलोन है, और जो मेरा ये रेड वाला पार्ट है आपका, ये वो पार्ट है जिसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है इसको मैं लिखता हूँ A माइनस B। मतलब A में से जब मैंने B के एलिमेंट्स को रिमूव किया, जो लेफ्ट एलिमेंट है उसको मैं क्या कहता हूँ? A माइनस B। सेम एज ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? B माइनस A, कि B में से मैंने A वाले एलिमेंट को हटा दिया। अब जो एलिमेंट लेफ्ट है वो आपका B माइनस A रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वाली चीज़ को तो हम जानते ही हैं, हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B। समझ पाए आप इस चीज़ को? ये हो गया आपका सिंपली डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट की ज़्यादा डिफरेंस ऑफ सेट में हम प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ते, क्योंकि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, वही फेल हो जाती है। कम्यूटेटिव क्या? कि A माइनस B कैन नॉट बी इक्वल टू B माइनस A। आप इस ग्राफ्स के थ्रू समझ भी सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़, इसी वजह से इसमें प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, ये सिर्फ एक जस्ट अ टॉपिक है। तो आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटरसेक्शन वाला पार्ट, A माइनस B वाला पार्ट और B माइनस L वाला, तीनों अलग अलग पार्ट है जब मैं A और B को मर्ज करता हूँ। ठीक, तो देखिए अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मान लीजिए कि एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर एक सेट है
ए। अब उस यूनिवर्स में उस सेट के अलावा जो बचेगा उसको मैं क्या कहूँगा, उस पर्टिकुलर सेट का कॉम्प्लीमेंट। या तो वो सेट होगा या यूनिवर्स में से उस सेट को हटा के जो कुछ बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ पे आप इस चीज़ को? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कुछ नहीं, आपको यही बताता है कि यूनिवर्स के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, या तो वो, या इसको हम वैसे समझना चाहें अपने रियल उसमें, तो इसको आप समझिए कि हम कहते हैं ना, दुनिया में मेरे अलावा क्या बचा। दुनिया में दो ही चीज़ें, या तो मैं या मेरे अलावा जो चीज़ होगी वो। समझ पाए? यूनिवर्स में बेसिकली आपको छोड़ के जो बचता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। सेट को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे उस यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्सल सेट में, वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। समझ पाए आप इस चीज़ को? थोड़ा इसे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार इसकी। तो मान लेते हैं कोई एक सेट है ए, ठीक, या फिर डायग्राम से समझते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। लेट्स से ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मेरा एक सेट है ए, मेरा एक सेट है ए। अब ध्यान से देखिए, जो ए मेरा सेट है, इस सेट को छोड़ के अब जो भी बचेगा, लेट्स से इस सेट को छोड़ के इस यूनिवर्स में क्या बचा है, हम इस येलो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस चीज को। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को लिखने के लिए हम ए डैश ऐसे इस्तेमाल करते हैं, डैश का, कोमा का, ए कोमा, आप इसे कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसे लिखा कैसे, नोटेशन किस तरीके से होगी इसकी, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए डैश को मैं कह सकता हूँ, यूनिवर्स में से जब मैं ए के सारे एलिमेंट को हटा दूँ, अब जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के उस यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट लेफ्ट रहते हैं उनको आप उस पर्टिकुलर सेट का कॉम्प्लीमेंट कह देते हो। सिंपल इज दैट। अब इस चीज़ को, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी की, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट के कुछ लॉज हैं, जैसे पहला वाला अगर आप देख पा रहे हो तो, कि मैं जब किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ यूनाइट करूं, यूनियन करूं, ऑपरेशन अप्लाई करूं, तब क्या होगा, मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना कलेक्शन और अपने अलावा यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट थे उनका कलेक्शन जब मर्ज कर दिया तो मुझे मिला क्या, यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारे में यूनिवर्स कह लें, यहाँ यूनिवर्सल सेट मिला आपको। सेम एज कि मेरे एलिमेंट्स के अलावा और यूनिवर्स, मेरे अलावा जो यूनिवर्स में बचे एलिमेंट है उनमें क्या कॉमन चीज़ है, तो कुछ भी नहीं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तभी थोड़ी एक कहावत भी है, आपको बोला जाता है हर इंसान यूनिक होता है। तो बेसिकली हो सकता है इसी चीज़ से बना हो कि यूनिवर्स क्या करता है, आप में कुछ यूनिक चीज़ें ज़रूर डाल के भेजता है, तभी आप और आपको जो बनाया गया यूनिवर्स के उन एलिमेंट से बनाया गया और बचे जो एलिमेंट्स हैं उनसे दूसरे लोग बने हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट को और उसके सेट को, उस पर्टिकुलर सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप इंटरसेक्ट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इट्स अ नल सेट। तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नल रहेगा वो, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा। सेम एज एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है डी मॉर्गन, उनका लॉ है, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। अगर मैं इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूं, मतलब ए को बी के साथ यूनियन किया, उसके रिजल्ट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूं, और अगर मैं पहले यूनियन ना करके कॉम्प्लीमेंट पहले करूं, तब क्या होगा, तब उसमें क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले मैंने बी का, ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्ट, जो हमारा यूनियन है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बी है वो बी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यूनियन को पहले प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने इंटरसेक्शन को पहले, मैंने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को प्रायोरिटी दी। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को प्रायोरिटी देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या होंगे, तब इक्वल होंगे, तब ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे इस तरीके से। तो इस चीज़ को डी मॉर्गन ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है, यूनिवर्स में उस सेट के अलावा बचे एलिमेंट, और ऑपरेशन के केस में यूनियन को तो इंटरसेक्शन बना देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है।
कॉम्प्लीमेंट का ये असली मैजिक है आपका। अब इसको देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा था ए और बी का, उसके रिजल्ट पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा था। अब मैं इंटरसेक्शन पहले ना निकाल के कॉम्प्लीमेंट पहले करना चाहूँ तो उसका तरीका क्या है, आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करिए और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। इससे क्या होगा, तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ये डी मॉर्गन लॉ है। और उसके बाद थर्ड हमारा आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा इसे अगर आप इमेजिन कर पाएँ, मैंने कहा कि यार मेरे अलावा दुनिया में क्या बचा, तो उसको मैं ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सेम ए डैश का ए डैश अगर देखे कि भाई उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं ही होऊंगा, ए इटसेल्फ, कि ए के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश है। ठीक, अब ए डैश के लिए कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, ए डैश क्या कह रहा है, भाई मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और है क्या, तो हाँ ए है, क्योंकि ए का आप थे, आपके अलावा आपका ए है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसीलिए डबल कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट आया। जब किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आपको सेट इटसेल्फ मिल जाएगा। इसी को थोड़ा सा अगर आप पैटर्न वाइज समझें तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि यार कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होते जा रहा है इवन टाइम्स, जब भी इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते करते ऐसे इवन टाइम्स जाए तो आपको सेट इटसेल्फ मिलेगा। और अगर ऑड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ पाए आप इस चीज़ को, ये बेसिकली व्यू है कि यार मैं ए के व्यू से देखूं तो ए डैश अलग है, ए डैश के व्यू से देखूं तो ए अलग है। समझ पाए आप इस चीज़ को, दोनों का व्यू है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप, इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। बेसिकली अगर मैं देखूं यार, एम्प्टी सेट के लिए उसके अलावा क्या बचा, पूरा यूनिवर्स है, खालीपन के अलावा पूरा यूनिवर्स है। इसको हम ऐसे नहीं बोलते कि क्यों खाली बैठो, अभी तो पूरी दुनिया बची है आपके लिए। तो वही चीज़, खाली नहीं होना चाहिए, अंदर से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। खाली मतलब यहाँ पे नेगेटिव होना, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पूरा यूनिवर्स आपके लिए लेफ्ट है। सेम एज यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या, कि ज़्यादा आसमान में भी नहीं उड़ना चाहिए और ना ज़मीन पे आगे गिरेंगे। तो वही चीज़, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट इज आपका एम्प्टी सेट विच इज़ नल सेट, ऐसा कह सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है। तो वही चीज़, अगर मैं फाई के उससे देखूँ, नल सेट के लिए यूनिवर्स में उसके अलावा कौन है, पूरा का पूरा यूनिवर्स। उसी तरीके से यूनिवर्स अगर देखे भाई मेरे अलावा इस दुनिया में कौन है, तो कोई भी नहीं, इट्स एम्प्टी। समझ पाए आप इस चीज़ को। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट के आपके लॉस थे, प्रॉपर्टीज़ थी थोड़ी, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप समझें तो यहाँ पे आप समझिए कि हमने सबसे पहले ना टॉपिक्स पे कमांड बनाने की कोशिश की है, कि हम पहले टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस जब करेंगे तो मैं आपको रेफरेंस देता रहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को देखें, इसको देखें, अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो। बाकी हम एक बार टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर क्वेश्चंस पे आ देंगे, क्योंकि हमने टॉपिक में क्या समझा, एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन को अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। उस डिफ़ाइन के बाद उसके कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप्स के बाद उसके कुछ स्पेशल सेट भी मौजूद हैं। अब कुछ स्पेशल सेट के अलावा इसको डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन के अलावा फिर हमने क्या देखा, इसके कुछ ऑपरेशंस भी हैं। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, आप इसको ध्यान से समझेंगे आपको ज़्यादा ईजी लगेगा।